लिए बीजेपी तैयार। नड्डा की हुंकार, हो जाओ तैयार। राजधानी से जेपी नड्डा का शंखनाद। कांग्रेस पर नड्डा का वार। राजधानी से संस्कारधानी तक मेगा शो। भोपाल में नड्डा का ग्रैंड वेलकम। सूबे में पंचायत निकाय इलेक्शन की सियासी तपिश के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी भोपाल पहुंचे। स्टेट हैंगर पर ग्रैंड वेलकम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। कार्यकर्ताओं के उमड़े सैलाब को देखकर नड्डा गदगद नजर आए। कार्यकर्ताओं की पार्टी की सफलता की कहानी भी बता दी। ये हमारी भाजपा है, जिसके पास नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कैलाश और मुरलीधर राव हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है और वहाँ से लेकर शिवराज सिंह, हमारे नरोत्तम जी, हमारे कैलाश जी, हमारे मुरलीधर राव जी, हमारे एक नेताओं की सीट है और आपके गांव का नेता है। नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को याद भी दिला दिया। कहा कि जिसको भाजपा का मुकाबला करना है, उसको 4-4 पीढ़ियां खपानी पड़ती है। जिसको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, जिसको भारतीय जनता का मुकाबला करना है, उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 4-4 पीढ़ियां खपानी पड़ेगी, तब जाके होगा। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिया, स्थानीय चुनाव में चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायत, सभी इलेक्शन में बीजेपी की बम्पर जीत होगी। संघर्ष का शंख फूंक गया है, युद्ध के नगाड़े बज गए हैं। पंचायत के चुनाव की घोषणा तो पहले ही हो गई थी। आज नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की भी घोषणा जारी कर दी गई है। एक लक्ष्य तय करके जाएंगे कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पंचायत हो चाहे नगर निगम हो, महाविजय प्राप्त कराकर ही चैन की सांस लेंगे। जेपी नड्डा ने गुरुद्वारा नानक टेकरी पहुंचकर दर्शन किए और शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि दी। मंत्रिमंडल के साथ मंथन किया तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचकर चाय पर चर्चा की। वहीं सीएम हाउस पहुंचे जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री के साथ लंच पर चर्चा की। नड्डा ने केंद्र सरकार और एमपी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया तो परिवारवाद के कंसेप्ट को समझाया और कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या था कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये बीमारू राज्य थे। सारे देश के आंकड़े को खींच करके नीचे ले जाने का काम ये प्रदेश करते थे। तो आज उस बीमारू राज्य को बीजेपी के राज्य में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स के रूप में खड़ा किया। मीजल की दवा आने में 37 साल लगे यहाँ देश में, पोलियो की दवा आने में यहाँ 27 साल लगे और कोरोना 2020 की जनवरी में आया और जनवरी महीने में वैक्सीनेशन, एक नहीं 2-2 वैक्सीन लगाने का काम। भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीजें वो सिनोनिम है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और करप्शन ये साथ ही साथ चलती है। मुझे खुशी है कि ये सरकार ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। परिवारवाद से हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री वोट में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब ये हुआ परिवार। जेपी नड्डा के निशाने पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल रहे तो वहीं कांग्रेस भी इस दौरे पर सवाल उठाती नजर आई। कहा कोई कितना दौरा कर ले, अब जनता समझ चुकी है। 2018 में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए और उसके बाद भी आपने हाथ से देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने नकारा और कांग्रेस की सरकार को बनाया। और आज यदि ये पर आए हैं तो इनको बेरोजगारी की बात करना चाहिए, लोगों को रोजगार देने की बात करना चाहिए। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो महंगाई बढ़ी है, पूरे देश के अंदर में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आदिवासियों पे जो हत्या की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को इस ओर ध्यान नहीं है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सत्ता के लोलुपता में इस तरीके की बातें करते चले आते हैं और इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2023 में आप देखेंगे कि पुनः फिर से कांग्रेस की सरकार बहुमत में आएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एमपी दौरे को लेकर राजनीतिक पंडितों ने अलग अलग सियासी मायने निकालने शुरू कर दिए हैं। लाजमी भी है क्योंकि नड्डा का दौरा उस वक्त पर हुआ
जब यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और विधानसभा चुनाव के लिए करीब 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में जंग में उतरने के लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का मुफीद वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट INT 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो आने वाले चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी तैयार दिख रही है। संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नड्डा MP दौरे पर हैं। लेकिन सवाल भी और सियासत भी साथ साथ चल रहे हैं। जहां परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है, तो वहीं करप्शन के साथ कांग्रेस को जोड़ा गया है। आने वाले चुनावों में फायदा लेने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। खूबियां यहां पर गिनाई जा रही हैं, उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी ये कह रही है कि सुशासन का पाठ बीजेपी के नेताओं को पढ़ना होगा। आखिर इस मायने क्या है इस पूरी सियासत के, समझेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। पंचायत निकाय चुनाव के बीच नड्डा के 2 दिवसीय MP दौरे के क्या मायने? क्या नड्डा के दौरे से संगठन होगा बूस्ट? क्या नड्डा की निकाय नसीहत पर अमल करेगा संगठन? क्या नड्डा के दौरे के बहाने बीजेपी ने किया शक्ति प्रदर्शन? कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात कही जा रही है। सियासत में यह भी कहा जा रहा है कि परिवारवाद को जगह नहीं दी जाएगी। भले चुनाव हार जाएं, लेकिन नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा। संगठन में कहीं पर जगह दी जा सकती है। यानी बीजेपी एक सूत्रीय यहां पर एजेंडा अपना जो लेकर आई है उस पर आगे बढ़ने की बात कह रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो सवाल कांग्रेस को लेकर उठ रहा है, जहां पर अध्यक्ष को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। और साथ ही एक टिकट की जो बात भी आई थी उसमें गांधी परिवार को उससे अलग नहीं रखा गया। आखिर सियासत में क्या हो रहा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, योगीराज योगेश, बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो में मेरे साथ है अब्बास हफीज, उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दिव्या गुप्ता जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, स्वागत है आपका। योगीराज जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि अगर देखा जाए जब चुनाव इतने नजदीक हैं, पंचायत और निकाय, और ऐसे में जब कांग्रेस ये भी कह रही है कि इस तरह का कोई दौरा होना नहीं चाहिए था, लेकिन बीजेपी भी एक कोशिश कर रही है कि अभी उपलब्धियों का ज्यादा से ज्यादा बखान हो। 8 साल अगर मोदी सरकार की बात करें, योजनाओं को लेकर जानकारी देना और जनता के बीच जाना, और खास तौर से नड्डा का ये दौरा, क्या लगता है आपको? देखिए नाज़नीन जी, जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है किसी स्टेट में तो उसके एक बड़े मायने होते हैं। और मध्य प्रदेश में भी नड्डा के आगमन से इसी तरह के संकेत मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐन चुनाव के मौके पर यदि पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश आ रहा है तो डेफिनेटली पूरी पार्टी का बूस्टअप होता है। कार्यकर्ताओं का तो छोड़िए आप, अब आज जिस तरह से नड्डा जी आए, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ, पूरे 15-17 किलोमीटर का उनका जो रोड शो के दौरान जिस तरह का कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, पार्टी के नेताओं में उत्साह देखने को मिला, तो ये एक तरह से अभूतपूर्व था। और भाजपा भी ये बताना चाहती थी, भाजपा ने भी के बहाने बताने की कोशिश की कि हम कितने तैयार हैं। तो एक तो यही है। दूसरा है कि डेफिनेटली जब नेशनल प्रेसिडेंट आता है तो पूरे प्रदेश के लोग आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं, तो एक अलग तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में रहता है। और फिर जब उनको मैसेज दिया जाता है, जब जैसा कि उन्होंने कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो वो उस माइक्रो मैनेजमेंट लेवल तक की बात कर रहे हैं। और ये दौरा इस मायने में भी इस मायने में भी खास है, क्योंकि इस बातों में उन्होंने एक बात और कह दी कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बढ़िया काम हो रहा है। तो मतलब एक तरह से उनके नेतृत्व को भी उन्होंने एक तरह से मोहर लगाई है। ये दीगर बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि 2023 की बात तो बाद में अपन करेंगे, लेकिन फिलहाल तो सरकार बढ़िया काम कर रही है। और भाजपा क्या एक मायने में तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो किसी भी स्थिति में किसी भी समय को लूज नहीं होने देती। जैसे अभी 8 साल नरेंद्र मोदी के हुए, पूरे देश भर में उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी राज्यसभा के टिकट की घोषणा हुई, उस मामले में भी जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा की जो 2 महिला प्रत्याशियों को जो टिकट दिए, उससे भी एक अलग मैसेज गया उन 2 वर्गों में। तो ये सारा जो एक तरह से जो माहौल बना है उसको बिल्कुल भी लूज नहीं होने देना चाहती पार्टी। ठीक बात है। दिव्या जी, क्या ये कोशिश है एक तरफ प्रचार प्रसार की, जनता से जुड़ने की, और दूसरी तरफ अगर विपक्ष मजबूत इरादों के साथ खड़ा हो रहा हो तो उन्हें उनके इरादों को भी कहीं ना कहीं पस्त करने की?
नाज़रीन जी, मुझे तो विपक्ष कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि गुटों में विभाजित विपक्ष है। आपस में उनकी अभी तक गुटबाजी समाप्त नहीं हुई है, और खैर वो मेरा विषय भी नहीं है। पूरी ईमानदारी से के साथ कहूँ तो वो मेरे लिए चर्चा का और चिंता का दोनों का विषय देखूं इससे नहीं है, क्योंकि हम अपनी अपनी जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी लकीर बड़ी करने में विश्वास करते हैं। जहाँ हम जनता के बीच में जाएंगे तो हम अपनी लकीर लेकर जाएंगे, हम अपनी काम लेकर जाएंगे, हम अपनी योजनाओं को लेकर जाएंगे, हम अपनी हितग्राहियों को लेकर जाएंगे। विपक्ष की अपनी रणनीति होगी, क्या रणनीति है वो तो उनका आत्मचिंतन करने का समय है, वो आत्मचिंतन करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। आपने उत्साह देखा आज, और जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का एक कहना चाहिए जो उत्साह और एक जोश और एक उमंग वो जो देखने को मिल रही है, वो जो होती है वो एक चुनावी रणनीति, चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। यदि आज वो हुंकार भरी गई है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी नीचे तक हर कार्यकर्ता तक जाएगी। तो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी। आपने कांग्रेस के नेताओं को सुना, वो ये कह रहे हैं कि 2018 में भी बहुत दौरे हुए थे, आपके बड़े बड़े नेता आए थे, लेकिन जब नतीजे आए थे तब कुछ अलग नतीजे थे, वो आपकी पार्टी के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस की सारी प्रॉब्लम ये रही है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसी दिशा देने वाला तो कोई नेता है ही। आपके जितने नेता थे वो कोई नेता आता नहीं है, अकेला छोड़ के जाता है, देखते भी नहीं है पलट के कि कौन से प्रदेश में कौन सा चुनाव हो रहा है। आपके शीर्ष नेता भी विदेश जाके बैठे हुए हैं। मतलब आप समझ में ही नहीं आता कि किस तरह की पार्टी चल रही है। मैं फिर आपसे कहा कि मेरा विषय नहीं, चिंता का विषय, वो जो मर्जी करना चाहेंगे होगा, उनकी रणनीति होगी, उनकी राजनीति होगी। मैं आपको सिर्फ एक बात ही कहना चाह रही हूँ डॉक्टर दिव्या, क्योंकि आपने 2 बार इस बात को दोहराया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि आप सत्ता में हैं लेकिन विपक्ष की जरूरत होनी चाहिए, या फिर कांग्रेस साफ का जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का आप उस पर ही काम कर रहे हैं? क्योंकि सवाल ये कि अगर कमियां हैं, खामियां हैं और जनता की आवाज उठाने के लिए आपको नहीं लगता कि विपक्ष की जरूरत है? बहुत जरूरत है नाज़रीन जी। मैं आपके साथ भी कहती आई हूँ और कि एक अच्छा विपक्ष होना प्रजातंत्र का सबसे मजबूत नींव का पत्थर होता है। लेकिन ये है कि प्रजातंत्र में आप अगर विपक्ष इतना ढीला पड़ा हुआ हो, इतना विभाजित हो, इतना संचित हो, अगर उनके पास कहीं कोई अपना कोई एक जिसे कहना चाहिए कि जमीनी कहीं उनके पास वातावरण नहीं हो, तो फिर आप बताइए कि किस तरह से विपक्ष तैयार होगा। ये तो विपक्ष को चिंतन करना चाहिए ना, ये उनके पास ये समय होना चाहिए कि वो अब्बास हफीज हमारे साथ हैं। इसी सवाल के साथ में आगे बढ़ती हूँ उनकी तरफ। अब्बास साहब, विपक्ष को चिंता करने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी चिंतन भी कर रही है, मंथन भी कर रही है, आयोजन भी कर रही है, जिसे आप इवेंट का नाम देते हैं। देखिए, सबसे पहला विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है वो तय करेगा कि विपक्ष कैसा होना चाहिए। जिन्होंने लोकतंत्र को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, किस तरह से सरकारें गिराने का काम करते हैं, किस तरह से राज्यसभा के बदले लोगों को अब हाईजैक करने का काम करते हैं, अब ये तय करेंगे कि विपक्ष कैसा होगा। तो ये तो हास्यास्पद भी है और चिंता का विषय भी है कि अब भाजपा का तानाशाही रूप इख्तियार कर रही है कि विपक्ष कैसा होगा, उससे नंबर लेने पड़ेंगे हमको। हमारे ऊपर न जाने कितने सेक्शंस, कितनी धाराओं में केसेस लगाए जा रहे हैं, हमारे अलग अलग कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह से प्रताड़ना की जा रही है, हमारे नेताओं को जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसीज हैं, उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। ये रवैया अगर है तो मुझे लगता है कि विपक्ष की चिंता करने से अच्छा है कि विपक्ष की चिंता नहीं करें। अब बात करते हैं जेपी नड्डा जी की बातों की। जेपी नड्डा जी भी भाजपा के अंदर वैसे तो एक सोफिस्टिकेटेड नेता हैं, एक अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके ऊपर भाजपा का ही रंग चढ़ा हुआ है। जिस तरह की उन्होंने बातें की, धरातल से बहुत दूर वो बातें हैं। आज जनता जो उनसे सुनना चाहती है, क्या वो उसके ऊपर जवाब देंगे? क्या फ्री प्रेस आप सबको स्वतंत्र होकर सुनना चाहेंगे? वो जवाब देंगे आपका? क्या आप अगर सवाल करेंगे आज उनसे कि किस तरह से महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या जवाब देंगे? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, सब्जी हो, तेल हो और जो चीज़ें खाने की हैं, सामग्री, खाद्य सामग्री, उनकी बढ़ती कीमतें, लोगों का घर चलाना मुश्किल, बेरोजगारी के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, तो अपना विषय अलग है। आज बड़ा विषय यह है, इस पर जवाब नहीं देंगे। दूसरा विषय यह है जो उन्होंने बात की, उसी बात कर लेते हैं। और माननीय प्रवक्ता महोदय बैठी हुई हैं, वो बता भी दें इसके ऊपर वंशवाद पे किस हैसियत से इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। भाई, एक बात है कि नेता पुत्र अगर इस काबिल है तो उसको चुनाव के मैदान में उतारना चाहिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती है, पर भाजपा तो इसको ऐसे विरोध करती आई है जैसे पता नहीं ये क्या दीमक हो या क्या हो। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी
और उनके जो पूरे कैबिनेट के अंदर वंशवाद की जो मिसालें हैं वो बैठे हुए हैं, उसका क्या? सिंधिया जी वंशवाद के आरोप लगते थे, आज वंशवाद से मुक्त हो गए। पीयूष गोयल जी के पिताजी राष्ट्रीय ट्रेजर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे भाजपा के, उनके बेटे आज मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा बार बार राज्यसभा से भेज, ये भी नहीं है कि लोकसभा से चुन के आ जाएं, राज्यसभा से भेज रहे हैं ऐसे लोगों को जिनके पिता खुद मंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर। ऐसे ही पूनम महाजन की बात की जाए, प्रमोद महाजन की बेटी है, टिकट उन्हीं को मिलता है। इसी तरह से अगर आप बात की जाए तो एक बात कही थी अभी नड्डा जी के, मैं आपके पैकेज में सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये तो सही नहीं है कि एक व्यक्ति मंत्री भी है, उसका बेटा ये है, पार्टी के अंदर अध्यक्ष भी है, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आज ये बता दें कि क्या राजनाथ सिंह जी के दोनों बेटों को टिकट नहीं दिया गया? पिताजी रक्षा मंत्री हैं और बेटे विधायक भी हैं। ऐसे ही दुष्यंत सिंह की अगर बात करें, हम राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जब सिटिंग सीएम थी, उनके बेटे को टिकट देकर संसद पहुंचाया, आज फिर भी टिकट उनको दिया गया है। लिस्ट बता सकता हूं आपको। किरण रिजिजू के पिता जो हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और नाम निकल आएंगे, मैं बहुत से नाम गिना दूंगा। नहीं, कथनी और करनी 2024 को टारगेट करने के लिए बीजेपी राष्ट्रवाद और परिवारवाद, ये दो मुद्दे अहम मानकर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों को अगर देखा जाए इसके साथ टारगेट आसानी से किया जा सकता है। नाज़रीन जी, मैं बिल्कुल इस बात को लेके अब्बास साहब के साथ बहुत लंबा डिबेट हो सकता है, लेकिन आपको शायद उसके मर्म पे जाना होगा। मर्म ये है, आप अब्बास जी आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, नाज़रीन जी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि पहले तो ये डिसाइड कर ले कि सोनिया जी और राहुल जी के बीच में कौन एक दूसरे को इस्तीफा मांगने वाला है या देने वाला है या क्या होने वाला है। तो पहले तो हम शीर्ष नेतृत्व पे चले जाते हैं। तो जो आप चिंता कर रहे थे और क्या जो राहुल जी अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं फिलहाल? सर सोनिया जी अध्यक्ष महोदय है हमारी, राहुल जी अध्यक्ष नहीं है। राहुल जी इस वक्त किसी पद में भी नहीं है, तो आप इस आरोप को बात कर ही नहीं सकती हैं। आप अपने आरोपों पर जवाब दीजिए ना। आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? तीन एक्स चीफ मिनिस्टर के बेटे चीफ मिनिस्टर हैं आपके यहाँ पे। वंशवाद के ऊपर तो मत बोलिए, कम से कम। जी पहले आपको मैंने सुना, प्लीज थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए। तो मत बोलिए, अपनी बात कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं प्लीज थोड़ा सा बोल दूं। मेरे निवेदन ये है नाज़रीन जी कि जो बात पार्टी लाइन एक बार डिसाइड कर लेती है, पार्टी ने एक बार अगर उस बारे में चिंता कर ली तो अक्सर उस चीज का पालन होता है। परिवारवाद और वंशवाद इसलिए बहुत ज्यादा हमारे लिए तकलीफ, हमारे लिए इसलिए उसको बार बार कहा जा रहा है। जब एक आम कार्यकर्ता जो वर्षों से दरी झंडा लेके बैठा हुआ होता है, क्या उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है? अगर उसने काम करा है तो क्या वो ऊपर नहीं आना चाहेगा? और ये कौन डिसाइड करेगा कि मंत्री का बेटा ही कैपेबल होगा, मंत्री पुत्र ही कैपेबल होगा? ये क्या कांग्रेस डिसाइड करेगी? वो इसलिए डिसाइड करेगी क्योंकि उनको जस्टिफाई करना है। डॉक्टर दिव्या, ये चिंता अभी जो आई है इसके पीछे क्या वजह है? आप क्योंकि मर्म की बात कर रही थी इसलिए आपसे समझना चाहेंगे इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब सरकार बदली और जिस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस से जो विधायक थे, जो मंत्री थे, जब उन्होंने सरकार में बदली, जब प्रदेश में उन्होंने पार्टी बदली, तब भी तो वो कार्यकर्ता थे जो आपकी पार्टी के लिए लंबे वक्त से काम कर रहे थे, तो फिर तब उनके बारे में नहीं सोचा गया? तो क्या वक्त के हिसाब से कार्यकर्ता क्या कर रहा है ये तय होगा? नहीं, वक्त के हिसाब से नहीं, लेकिन अब आप ये बात करिए कि अगर एक पार्टी, मान लीजिए अगर हमने उत्तर प्रदेश में देखा और उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि एक पार्टी उनका पूरा परिवार ही पार्टी बन गया है, तो क्या इस तरह की एक रणनीति सही होनी चाहिए? क्या इसको सही करार देना चाहिए? क्या कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी नहीं बन के रह गई? आप अपने अध्यक्ष को कहीं और सोच ही नहीं सकते कि कोई और अध्यक्ष बन भी पाएगा। आपको अगर सुझाया भी जाता है तो उस व्यक्ति को बाय बाय कर दिया जाता है। छोटी सी मिसाल बस जोड़ना चाहता हूँ। अनुराग सिंह ठाकुर जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे जब हम लोग युवा कांग्रेस की राजनीति की शुरुआती दौर में थे। अनुराग सिंह ठाकुर जी के पिता धूमल जी उस वक्त मुख्यमंत्री रहे थे और उसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगे परिवारवाद के, तो किसको बना दिया? प्रमोद महाजन जी की पुत्री को। तो ये हालात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सारी चीजें अपने आप में देखिए पहले, फिर आरोप लगाइएगा। कांच का घर बना के रखा है वो महल, जिसको एक पत्थर अगर आप वहां से फेंक रही हैं तो बहुत सारे पत्थर कांच के महल पे आ रहे हैं जो भाजपा का है। मैं योगीराज जी की बात सुनना चाहूंगा। मुझे लगता है यहाँ पर कोई मेरा भी अगला सवाल योगीराज जी से है। योगीराज जी, क्या लग रहा है ये जो मुद्दा अभी परिवारवाद का, जिस पर बार बार बात हो रही है, प्रधानमंत्री बात करते हैं, अभी जेपी नड्डा साहब बात कर रहे हैं और जो भी शीर्ष नेता है बीजेपी के वो भी इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि बीजेपी इससे दूर रही हो। लेकिन अब ये बात होना क्या सिर्फ इसलिए
इसलिए है क्योंकि जैसा कि उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जा रहा है और कांग्रेस का बार बार जिक्र किया जा रहा है, इसे आगे रखकर कि यहां परिवारवाद की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन बीजेपी इस बारे में अब सोचने लगी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और परिवारवाद की जहाँ तक बात है तो सबके अपने अपने परिवारवाद हैं, सब पार्टी के अपने अपने वंशवाद हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पार्टी ऐसी हो जो इस लाइन पर नहीं चल रही हो। चाहे आप मुलायम सिंह यादव की पार्टी की बात कर लें, चाहे लालू यादव की पार्टी की बात कर लें, चाहे आप टीएमसी की बात कर लें, चाहे आप साउथ में कहीं भी चले जाएं, कहीं ना कहीं वो एक श्रृंखला चली आ रही है और किसी ना किसी बहाने लोग अपने लोगों को एडजस्ट कर ही लेते हैं। अब ये बताना कि साहब आपका परिवारवाद 4 पीढ़ियों का और हमारा तो 2 ही पीढ़ियों का है, तो ये थोड़ा सा अंतर हो सकता है पार्टियों का अपना, लेकिन इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। ये तो अपन देख ही रहे हैं पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी कई नेता पुत्र हैं जो भी मंत्री हैं। कैलाश जोशी जी के बेटे मंत्री हुए थे, अभी तो नहीं है। सारंग जी के बेटे भी मंत्री हैं, तो है। मैं तो इस चीज़ को बुरा नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि, और ये पार्टी भी मानती है कि जिसमें जीतने का मादा हो उसको मैदान में आना चाहिए। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि उसकी पब्लिक इमेज अच्छी है, यदि मान लो कोई मंत्री का पुत्र फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, जनता उसको लाइक कर रही है, तो उसको आना चाहिए। ऑब्जेक्शन तब है जब आप किसी दूसरे का हक मार के आप आते हैं, डेलिबरेटली आप किसी को आप बढ़ाते हैं, वहाँ दिक्कत वाली बात आती है। आप आइए ना, आप मैदान में आइए, आप फील्ड में काम करिए। आप 8-8, 10-10 साल जैसा लोग, आम कार्यकर्ता जो दरी उठाने से लेकर अभी तक का संघर्ष करता है, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी और अचानक जब से ये बात शुरू हुई है, इसका भी खामियाजा आगे दिख सकता है, नाराजगी दिख सकती है पार्टी के अंदर। नहीं, बिल्कुल। ये जब कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, आज मान लो कांग्रेस पे जो वंशवाद के आरोप लग रहे हैं, इसीलिए तो लग रहा है ना कि आपकी 4-4, 5-5 पीढ़ी लोगों ने देखी। तो जब ये किसी भी काम की अति सर्वत्र वर्जित है, ये कहा जाता है। किसी भी काम की जब ज़्यादा अति हो जाती है कि आप दूसरों का हक मार के सिर्फ इसलिए किसी को मौका आप दे रहे हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण, कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह के बेटे कैबिनेट मिनिस्टर बने। अब देखा जाए तो उनसे ज्यादा सीनियर लीडर थे जो कैबिनेट मिनिस्टर बनने की पात्रता और योग्यता रखते थे, लेकिन सिर्फ वो इसलिए बने। काम कर रहा है, पार्टी को वक्त दे रहा है, अगर उसमें क्षमता है तो उसे मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन अब्बास साहब, ये परिवारवाद का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये मुद्दे ही क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी ने सेट कर लिए आने वाले चुनावों के लिए? कांग्रेस कौन से मुद्दे लेकर आई? भारतीय जनता पार्टी हमारे मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने का हिम्मत भी नहीं रखती, दम भी नहीं रखती, और हम उन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे। हम बेरोजगारी पर लड़ेंगे, हम महंगाई पर लड़ेंगे, हम अराजकता के माहौल को जो बढ़ावा दे दिया उस पर लड़ेंगे, हम जिस तरह से लोग आज परेशान हैं हर तरफ उस पर लड़ेंगे, हम लोगों के पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर जो आसमान छूती हुई लूटने वाली उस पर लड़ेंगे। तमाम मुद्दे हैं हमारे पास। लेकिन एक बात जो योगीराज जी ने कही, मैंने उसी से शुरू किया था। देखिए, अगर लोकप्रियता है और जनता चुनाव जिता रही है, सोनिया गांधी जी को चुनाव जिताती है जनता, राहुल जी को जनता ने चुनाव जिताया, वायनाड से जिताया, उसके बाद लेकिन अगर बात करी जाए तो पीयूष गोयल जी एक चुनाव नहीं जीते। सिर्फ उनके पिताजी क्योंकि मंत्री थे केंद्र के अंदर, उनके पिताजी ट्रेजरर थे, मंत्री रहे केंद्र के अंदर, तो वो आज मंत्री बनाने के लिए राज्यसभा से भेजा जाता है उनको। धर्मेंद्र प्रधान जी एक चुनाव नहीं जीतने, उनको राज्यसभा से भेजा जाता है क्योंकि उनके पिताजी मंत्री थे। ये वंशवाद है ना कि जब चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो आप राज्यसभा के रास्ते से भेज रहे हैं और मंत्री बना रहे हैं सीधे। वो व्यक्ति जो लोकप्रियता में जवाब देंगी, क्योंकि देखा जाए मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष जब पत्र लिखते हैं तो सुशासन की बात करते हैं, नड्डा साहब से जिक्र करते हैं कि सुशासन लाइए प्रदेश में, और जैसा कि अब्बास साहब कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दे रहने वाले हैं कांग्रेस के। तो उस पर ये परिवारवाद, राष्ट्रवाद, ये मुद्दे काम करेंगे, क्योंकि जनता जब जुड़ती है तो महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार से जुड़ती है। लालजीत जी, विपक्ष अगर है और विपक्ष चाहता है वो अपने मुद्दे लेकर आए, बिल्कुल स्वागत है उनका। उनके पास जो विषय हो उन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाए। मैं हमेशा इसी बात को लेकर कहती हूँ कि आपके पास मुद्दे जो भी आपके पास हो आप लेकर जाइए, बिल्कुल आप स्वागत है उसका, आप मुद्दे लेकर जाइए। हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है, जिस मुद्दे की आप चर्चा कर रहे हैं ये मुद्दा नहीं है कि हम उसको बोले कि हम, ये हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी और लाइन ऑफ थिंकिंग और लाइन ऑफ थॉट है, और एक उसको उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया है कि इस चुनाव में और इस चुनाव के बाद, या उत्तर प्रदेश से ये परिपाटी शुरू हुई और उस परिपाटी को अब हम फॉलो करेंगे कि परिवारवाद और वंशवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, ये मध्य प्रदेश में भी लागू होगा और इस तरह से इसको आगे लेकर जाया जाएगा। जो माननीय योगीराज जी ने कहा, ये अब्बास जी भी कह रहे हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। लेकिन इस बात को लेके कि विनेबल कैंडिडेट और एबल कैंडिडेट दोनों चीजें चुनाव में जरूरी होती है, एबल और विनेबल बोथ। और इसलिए क्या मंत्री पुत्र का या ऐसा
पुत्र का बेटा अगर होना आवश्यक है कि वो काम कर रहे हो, एक कूलिंग डाउन पीरियड होना चाहिए। कूलिंग डाउन पीरियड यानी दोनों पिता पुत्र एक ही समय अगर चुनावी रणनीति में राजनीति में डॉक्टर आते दिव्या, हो ये वक्त तय करेगा कि आपकी पार्टी भी इस नई नीति और इस नए विषय पर येदियुरप्पा जी के पुत्र जब सांसद बनाए गए जब वो मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही यशोधरा राजे जी के पुत्र जब सांसद बनाए गए जब वो मुख्यमंत्री थी, धूमल जी के पुत्र जब सांसद बनाए गए जब वो मुख्यमंत्री थे। इस तरह की बातें का बहुत शुक्रिया, लेकिन देखना होगा कि नड्डा की हुंकार के बाद कार्यकर्ताओं में कितना जोश आएगा और कांग्रेस इसका जवाब आने वाले वक्त में कैसे दे पाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।